आइए आज आपको एक केस सुनाते हैं जो बहुत काम का है। बात पिछले साल की है, जब मैं जहां काम करता था वहां एक स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत थी। कई रिज्यूमे देखे गए, उसके बाद टेस्ट लेने के बाद एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा गया। एम्प्लॉय बहुत मेहनती काबिल था, लेकिन उसकी घरेलू आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर थी। वर्क फ्रॉम ऑफिस था तो वो एम्प्लॉय यहीं ऑफिस से कुछ किलोमीटर दूर किराए पर रहने लगा, ताकि वो पैदल या ई रिक्शा से ऑफिस आ जा सके। उसका कमरा रेंटेड था, लेकिन अनफर्निश्ड था, सस्ते में मिला था। वो जमीन पर गद्दा बिछाकर सोता था। एक दिन वो अचानक इंस्टाग्राम चला रहा था तो उसकी नजर एक ऐड पर पड़ी। उसमें एक सोफा कम बेड मिल रहा था मात्र 999 रुपए में। डील इतनी औसम थी कि उसका मन लालच से भर गया, क्योंकि इतने कम प्राइस में उसे बहुत अच्छा सामान मिल रहा था। और ऐसा फर्नीचर आपको भी पता है, नॉर्मली 5,000 रुपए से ऊपर का ही मिलता है। इस एम्प्लॉय को इस टाइप के फर्नीचर की जरूरत भी थी, तो इसने इस फर्नीचर को खरीदने का डिसीजन लिया और इसने ऐड में बताए गए वेबसाइट में जाकर कुछ डिटेल्स भरी। ये कंपनी प्री पेमेंट ले रही थी, कैश ऑन डिलीवरी जैसी कोई सुविधा, कोई ऑप्शन नहीं था उसमें। इसने पेमेंट कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति को फर्नीचर की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि इसने इस कंपनी पर भरोसा कर लिया। जैसे ही पेमेंट हुई, एक मेल आया कि ये सामान अवेलेबल नहीं। फिर अब पैसा वापस करने के लिए अकाउंट डिटेल मांगी गई और कंफर्मेशन के लिए एक ओटीपी शेयर करने के लिए कहा गया। जैसे ही इस व्यक्ति ने डिटेल्स और ओटीपी बताया, इसके अकाउंट से सारे पैसे निकल गए। अब इसे समझ आया कि इसके साथ तो साइबर फ्रॉड हो गया है। फिर इस एम्प्लॉय ने मुझे इसके बारे में आकर जानकारी दी। फिर हम तुरंत गए आनंद फानंद में शिकायत दर्ज कराने के लिए नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसी तरह पिछले साल मई में दिल्ली का सबसे बड़ा साइबर घोटाला देखा गया। दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कॉल आया और उन्होंने इन डॉक्टर को बताया कि उनके नाम से फेडेक्स कुरियर में बड़ी मात्रा में एमडीएमए और अन्य गोलियां यानी कि ड्रग्स मिली। पुलिस के अनुसार आरोपी ने डॉक्टर को धमकी दी कि उनका पैकेज मुंबई में जब्त कर लिया गया है और महाराष्ट्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आरोपी ने किसी तरह चाल चल के डॉक्टर से उसकी बैंक डिटेल्स ले ली और 4 करोड़ रुपए उसके खाते से निकाल लिए। इसी तरह डीएमके के सांसद दयानिधि मारन को 99,999 रुपए का चूना लगा। बॉलीवुड अभिनेता आफताब शिवदासानी को भी एक अज्ञात नंबर से भेजे गए लिंक पर अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करने के बाद 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी से एक रीसेलिंग पोर्टल पर सोफा बेचने की कोशिश के दौरान 34,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई। कहने का मतलब है कि आप अमीर हों या गरीब, आप पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, साइबर क्रिमिनल्स ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। नकली वेबसाइट, मोबाइल गेमिंग ऐप, लोन ऐप से हजारों लोग बर्बाद हो गए हैं। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कई लोगों का मानसिक संतुलन तक बिगड़ गया है। इसलिए साइबर क्राइम को महज धोखाधड़ी का मामला नहीं मानना चाहिए। साइबर क्राइम इससे भी कहीं गहरा है। साइबर अपराध को ऐसे किसी भी गैरकानूनी काम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जहां कंप्यूटर या संचार उपकरण या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया जाता है। सीधे और आसान भाषा में कहें तो साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर या अन्य डिवाइस और इंटरनेट नेटवर्क शामिल होता है। हो सकता है इसमें किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया हो या फिर उस कंप्यूटर को ही निशाना बनाया गया हो। ध्यान दीजिए कि साइबर क्राइम में आर्थिक और गैर आर्थिक क्राइम दोनों आते हैं। यानी किसी क्राइम में आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं और किसी क्राइम में आप मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान या उत्पीड़ित किए जा सकते हैं। रावण के तो सिर्फ 10 सर थे ना, लेकिन साइबर क्राइम के अनगिनत सर हैं। यानी साइबर क्राइम के बहुत से तरीके, बहुत से टाइप हैं। साइबर क्राइम के टाइप की बात करें तो पहला है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? साइबर बुलिंग का मतलब है कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन गैजेट के यूज से, इस्तेमाल से किसी का उत्पीड़न करना या किसी को धमकाना।
दूसरा है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन गैजेट का उपयोग करना है। जैसे आप रियल लाइफ में किसी व्यक्ति को बताए बिना उसका पीछा करते हैं या उस पर नजर रखते हैं या देखते हैं वो कहाँ जा रहा है या जा रही है, वैसे ही साइबर स्टॉकिंग में अपराधी पीड़ित व्यक्ति को अलग अलग सोशल मीडिया साइट या इंटरनेट पर फॉलो करता है, उस पर नजर बनाए रखता है। इसके बाद आता है साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग क्या है? साइबर ग्रूमिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी युवा व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संबंध बनाता है और उसे सेक्सुअल काम करने के लिए बरगलाता है, उकसाता है या उस पर दबाव डालता है। ये ऐसे साइबर क्राइम हैं जो नॉर्मली मॉनेटरी वैल्यू के नहीं होते। इसके बाद ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जैसे भी क्राइम आते हैं जिसमें उन लोगों को ठगने का एक प्रयास किया जाता है जिन्हें रोजगार की जरूरत है। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन भी एक जघन्य साइबर क्राइम है। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन क्या है? ये तब होता है जब कोई पीड़ित व्यक्ति अपराधी के कहे अनुसार काम नहीं करता या उसकी डिमांड पूरी नहीं करता तो अपराधी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे मोबाइल का उपयोग करके प्राइवेट और संवेदनशील कंटेंट जैसे फोटो या वीडियो को फैलाने की धमकी देता है। इसके बाद फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग जैसे साइबर क्राइम भी आते हैं। फिशिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें पीड़ित को लगता है कि उससे जो जानकारी मांगी जा रही है वो किसी वैलिड और सही साइट से मांगी जा रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसमें अपराधी ऐसा ईमेल भेजता है जो देखने में लगता है किसी वैलिड सोर्स की तरफ से ही आया है। ऐसे फर्जी ईमेल के माध्यम से अपराधी आईडी, पासवर्ड, पिन, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर इत्यादि जैसी व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेता है। वहीं विशिंग एक ऐसा प्रयास है जहां धोखेबाज एक फोन कॉल के माध्यम से आईडी, पासवर्ड, पिन, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर इत्यादि जैसी व्यक्तिगत जानकारी मांगने का प्रयास करता है। इसी के साथ स्मिशिंग, ये क्या वर्ड है? स्मिशिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है जो पीड़ितों को फर्जी फोन नंबर पर वापस कॉल बैक करने, फर्जी वेबसाइट्स पर जाने या फोन या वेब के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण सामग्री डाउनलोड करने के मोबाइल फोन के टेक्स्ट मैसेज का उपयोग करती है। इन सब के अलावा एक और साइबर क्राइम होता है, नाम है सेक्सटिंग। यह आमतौर पर सेलफोन के द्वारा स्पष्ट सेक्सुअल इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट या ईमेल भेजने का काम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिम स्वैप फ्रॉड की तरफ। सिम स्वैप फ्रॉड तब होता है जब अपराधी किसी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नया सिम कार्ड निकलवा लेते हैं। इस नए सिम कार्ड की मदद से उन्हें पीड़ित के बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए OTP पासवर्ड मिल जाते हैं। जैसे आपके नंबर की सिम किसी अपराधी ने निकलवा ली, अब आपके बैंक अकाउंट से यह मनमर्जी का ट्रांजैक्शन करेगा और OTP की समस्या भी नहीं आएगी क्योंकि इसने आपके नंबर की सिम निकलवा ली है और OTP अब इसी सिम में आएंगे। इसकी मदद से यह अपराधी आपके अकाउंट को खाली कर देगा। इस तरह किसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फर्जी तरीके से नया सिम कार्ड निकलवाना सिम स्वैप फ्रॉड के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही साइबर स्क्वैटिंग के तहत किसी वेल नोन या फेमस डोमेन नेम से मिलता जुलता एक फर्जी डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और फायदा उठाया जाता है। अब फार्मिंग या क्रिप्टो जैकिंग की भी बात कर लेते हैं। फार्मिंग एक ऐसा साइबर हमला है जिसका लक्ष्य एक वेबसाइट की ट्रैफिक को दूसरी फर्जी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है। वहीं क्रिप्टो जैकिंग क्या है? क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों का अनधिकृत उपयोग होता है इसमें। देखिए, साइबर क्राइम के और भी बहुत सारे प्रकार हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी हुआ था। इस सूचकांक में लगभग 100 देशों को शामिल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सूचकांक में भारत की रैंक है 10वीं। इसमें यह भी बताया गया है कि साइबर क्राइम में भारत की स्पेशलिटी स्कैम्स में है। ये समझने के लिए आपको कुछ डेटा जानना चाहिए। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 3 सालों में 1.25 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP के अनुसार केवल 2023 में ही ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के पीड़ितों के द्वारा कम से कम 10,319 करोड़ रुपए के नुकसान की सूचना मिली। संसद की स्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा और साइबर सफेदपोश अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी और इसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2023 में 2537.35 करोड़ रुपए की घरेलू धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई। अब स्क्रीन पर आप 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच की स्टेट या यूटी वाइज सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की डिटेल्स देख रहे होंगे। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश में इस टाइम पीरियड में 33,507 कंप्लेंट,
बिहार में 42,029 कंप्लेन, गुजरात में 1,21,701 कंप्लेन, महाराष्ट्र में 1,25,153 कंप्लेन दर्ज की गई। इसी के साथ स्क्रीन पर एक टेबल में आप अलग अलग राज्यों और यूटीज में पिछले 3 सालों के रजिस्टर्ड साइबर केसेस भी देख पा रहे हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में 2020 में 1899 केसेस दर्ज हुए, 2021 में 1875 केस दर्ज हुए, वहीं 2022 में 2341 केस दर्ज हुए। इसी तरह कर्नाटक में 2020 में 10,741 केस दर्ज हुए, 2021 में केसेस की संख्या में कमी आई थी और यह 8,136 थे, लेकिन 2022 में जबरदस्त उछाल आई और रजिस्टर्ड केसेस की संख्या पहुंच गई 12,556। वहीं उत्तर प्रदेश में 2020 में रजिस्टर्ड केसेस 11,097 थे, 2021 में 8,829 थे और 2022 में यह संख्या फिर 10,000 को पार कर गई, 10,117 पहुंच गई। और भी स्टेट्स के डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इस तरह पूरे भारत में 2020 में 50,035, 2021 में 52,974 और 2022 में 65,893 केसेस रजिस्टर हुए। अब अगर हम साइबर क्राइम के पाई चार्ट को देखें तो कुल साइबर क्राइम को हम ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन और सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम और अदर साइबर क्राइम में बांट सकते हैं। अब इस पाई चार्ट से साइबर क्राइम के ट्रेंड को समझने में आसानी है। देखिए, फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन FCRF के एक सर्वे के मुताबिक जनवरी 2020 से जून 2023 तक कुल साइबर क्राइम में 77.4% साइबर क्राइम ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के थे। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में UPI धोखाधड़ी सबसे अधिक 47.3% हुई। इसके बाद डेबिट क्रेडिट कार्ड सिम स्वैप 11.3% और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी 9.3%। इसके अलावा ऑनलाइन और सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम टोटल साइबर क्राइम का 12% है, जबकि शेष 10.6% साइबर क्राइम अदर साइबर क्राइम है। अदर साइबर क्राइम में क्या आता है? हैकिंग, साइबर ट्रैफिकिंग, रैंसमवेयर, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, साइबर टेररिज्म और डीप फेक क्राइम प्रमुख है। डेटा की बात करें तो हैकिंग 1.2%, साइबर ट्रैफिकिंग 0.1%, रैंसमवेयर 0.1%, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड 0.2%, साइबर टेररिज्म 0.2% साइबर क्राइम के लिए जिम्मेदार है। आइए अब समझते हैं ये साइबर क्राइम भारत में किस जगह से किए जाते हैं। जामताड़ा से 17 किलोमीटर दूर कर्माटांड नाम से एक जगह है। यह जगह फेमस है ईश्वर चंद विद्यासागर की कर्मस्थली होने के कारण, लेकिन आजकल यह दूसरी वजह से भी जानी जाती है। एक समय ऐसा था जब यहाँ बहुत गरीबी थी, लोगों के पास साइकिल होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ के बेहद कम पढ़े लिखे यंगस्टर्स, इनके पास फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां हैं और बड़े बड़े आलिशान घर हैं। तरक्की होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी तरक्की हुई है दूसरों के जेबों में सेंध लगाकर। यहाँ के युवक मोबाइल के जरिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी, नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स तक के बैंक खातों में सेंध लगा चुके हैं। पूरा जामताड़ा आज कई साइबर क्रिमिनल की कर्मस्थली बन गया है। यहाँ तक कि जामताड़ा को भारत की फिशिंग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से इतने साइबर क्राइम हुए कि एक समय यहाँ देश के 22 राज्यों की पुलिस को पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन करने आना पड़ा था। लेकिन अब जामताड़ा नेटवर्क पुराना हो चुका है। अब साइबर क्राइम के खतरे ने लगभग पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। अब देश में नए नए साइबर क्राइम हॉटस्पॉट बन चुके हैं। अब राजस्थान के भरतपुर, अलवर, हरियाणा के मेवात, भिवानी, नूंह, पलवल, मनौटा, हसनपुर, झारखंड का देवघर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर, आंध्र प्रदेश का चित्तूर, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मथुरा और नोएडा, असम के बारपेटा और धुबरी, बिहार के बांका, नालंदा, गया और दिल्ली के ओखला, शकरपुर, उत्तम नगर, ये पूरी दुनिया में साइबर अपराधियों के अड्डों के नाम से कुख्यात हो चुके हैं। इस नए साइबर क्राइम हॉटस्पॉट को नया जामताड़ा नेटवर्क बोला जाता है। टॉप 10 की बात करें तो पूर्वी राजस्थान का भरतपुर शहर, जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों की सीमाओं के करीब है, भारत में होने वाले सभी साइबर अपराधों का लगभग 18% क्राइम भरतपुर से होता है। इसके बाद नंबर आता है मथुरा का। साइबर अपराध के कुल मामलों में से 12% मामले इसी क्षेत्र से आते हैं। इसके बाद आता है हरियाणा का नूंह। देश में होने वाली सभी साइबर अपराध की घटनाओं में से लगभग 11% यहीं से होते हैं। इसके बाद झारखंड का देवघर। देश में होने वाले सभी साइबर अपराधों में से 10% का संबंध देवघर से है। इसके बाद जामताड़ा आता है।
यहाँ देश में होने वाले सभी साइबर अपराधों का लगभग 9.6% क्राइम होता है। फिर गुरुग्राम है, जो कि भारत में होने वाले सभी साइबर अपराध के 8.1% का स्रोत है। राजस्थान का एक और शहर है अलवर, जहां साइबर अपराध के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। आंकड़े बताते हैं कि देश में होने वाले कुल साइबर अपराधों में से 5.1% का अलवर से कोई ना कोई संबंध निकला है। इसके अलावा बोकारो स्टील सिटी 2.4%, झारखंड का कर्माटांड 2.4%, गिरिडीह 2.3%, ये सब अपराधों के सोर्स हैं। अब सवाल है कि साइबर अपराधी बन कौन रहा है? साइबर क्रिमिनल एक 10वीं फेल व्यक्ति भी हो सकता है और कोई पोस्ट ग्रेजुएट छात्र भी हो सकता है। यह अपराध एक अकेला व्यक्ति भी करता है या एक बड़ा नेक्सस भी इसके पीछे होता है। ऐसे साइबर अपराधी देश भर में चल रहे किसी ट्रेनिंग सेंटर से अपराध करना सीखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे टाइप के ट्रेनिंग सेंटर में साइबर क्राइम सीखने के लिए बाकायदा IIT, नीट, UPSC जैसे कोर्स चलाए जाते हैं। ऐसे क्रैश कोर्स की कीमत 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक होती है। जानकार बताते हैं कि फिशिंग और रीसेलिंग कोर्स की कीमत सबसे कम होती है, वहीं सेक्सटॉर्शन के कोर्स सबसे महंगे और सबसे लंबे टाइम के होते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ अपराधी तो विदेश भी जा रहे हैं इसकी ट्रेनिंग लेने। अभी कुछ समय पहले गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में एक ग्रुप को पकड़ा, जिसके बारे में गुजरात पुलिस ने कहा है कि इसके मेंबर साइबर क्राइम में कुछ स्पेशल और वैल्यूएबल कोर्स करने नाइजीरिया गए हुए थे। वहीं ऐसे अपराधियों को स्थानीय मदद भी मिलती है। बताया जाता है कि राजस्थान के अरावली के पास के किसान साइबर अपराधियों को अपने खेत किराए पर दे रहे हैं, जहां से ये अपराधी बहुत आराम से किसी के भी नजर में आए बिना अपना ऑपरेशन चलाते हैं। ऐसे ही जामताड़ा में भी ऐसे अपराधियों को तगड़ा सपोर्ट दिया जाता है और बदले में ये अपराधी सपोर्ट करने के एवज में एक मोटा कट या कमीशन देते हैं। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि पिछले 3 सालों में साइबर क्राइम्स में तेजी से वृद्धि हुई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर साइबर क्राइम्स एकदम से बढ़ कैसे रहे हैं? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अपराधियों के लिए साइबर फ्रॉड एक इजी टू ऑपरेट और मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाला बिजनेस मॉडल है। इस क्राइम को करने के लिए अधिक कैपिटल की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक स्मार्टफोन, एक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड और एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ दुविधा यह है कि भारत की डिजिटल क्रांति अब एक बड़ी लायबिलिटी साबित हो रही है। आज 840 मिलियन भारतीयों के पास मोबाइल फोन है। पिछले 9 सालों में इंटरनेट कनेक्शन में 250% की वृद्धि हुई है और प्रति जीबी डेटा की लागत में 96% की कमी आई है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट कहीं है तो भारत में। इसके साथ ही जन धन योजना के तहत 500 मिलियन नए बैंक खाते खोले गए हैं। डिजिटल पेमेंट का बढ़ता ट्रेंड भी साइबर फ्रॉड का एक प्रमुख कारण है। डिजिटल पेमेंट की बात करें तो पूरी दुनिया में अगस्त 2023 में 10 बिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन हुए, जिनमें भारत की हिस्सेदारी थी 46%। इसी तरह 2022-23 में बैंकों ने 8.5 करोड़ नए क्रेडिट कार्ड जारी किए। इससे क्रेडिट कार्ड से व्यापार में 42% की वृद्धि दर्ज हुई और बैंकों की आय में भी जबरदस्त उछाल आया। मगर क्रेडिट कार्ड से होने वाली ठगी पर कोई भी रोक नहीं लग पाई। कुल मिलाकर बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा की उच्च लागत और समय, इसके साथ ही शिक्षित होने के बावजूद अच्छी नौकरी का न मिल पाना, आय की असमानता, डिजिटल टेक्नोलॉजी का बढ़ता स्तर और पहुंच, आजकल की सोशल मीडिया की दिखावे वाली लाइफस्टाइल को पाने की कोशिश, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट, कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना, आपराधिक मानसिकता, साइबर क्राइम की लागत और जोखिम का कम होना, इन सब फैक्टर्स के कारण साइबर क्राइम पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी सबसे पहले अपने शिकार की तलाश करता है। उसके लिए ये अपराधी डार्क वेब का सहारा लेते हैं। डार्क वेब डेटा का एक ऐसा खजाना जहां आप कम से कम 5,000 रुपए में 10 लाख व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की जानकारी खरीद सकते हैं। ऐसे डेटा में शिकार का नाम, मोबाइल नंबर, पता, बैंक आधार या पैन कार्ड की डिटेल हो। इसके अलावा अपराधी भ्रष्ट बैंक अधिकारियों से भी साठगांठ कर लेते हैं और अमीर ग्राहकों या रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। अपने शिकार की पहचान करने के बाद साइबर अपराधी अगला कदम चलता है। अब अपराधी एक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड खरीदता है। आपको बता दें, सरकार ने 2012 में
प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड की बिक्री पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड फर्जी होते हैं और पुलिस भी बैक ट्रैक करके इन सिम कार्ड्स की लोकेशन या अन्य जानकारी ट्रैक नहीं कर पाती। इसके अलावा अपराधी न पकड़े जाने के लिए VPN नेटवर्क का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डिजिटल फ्रॉड के तो कई नाम हैं। डिजिटल लैंडिंग ऐप, सिम कार्ड स्वैप, फर्जी BPO ऑपरेशन, सेक्सटॉर्शन बिजनेस, फेक ड्रग पार्सल, रीसेलिंग साइट, कुरियर डिलीवरी रैकेट, इन सब जैसे कई तरीके हैं जिससे अपराधी किसी न किसी तरह आपकी निजी जानकारी को आपसे ही उगलवा लेगा और फिर आपका खाता खाली कर देगा। अलग अलग प्रकार की धोखाधड़ी को अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन धोखेबाज का काम करने का तरीका एक जैसा ही है। पहला, पीड़ित को पैसे भेजने के लिए राजी करना। कैसे? या तो फर्जी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया प्रोफाइल द्वारा, या उन्हें निवेश, क्रिप्टो के द्वारा अधिक रिटर्न का झूठा वादा करना। दूसरा, पीड़ित से UPI ID, पिन, OTP या इंटरनेट बैंकिंग ID, पासवर्ड जैसे क्रेडेंशियल्स हासिल कर लेना और फिर अन्य ऐप्स, वेबसाइट्स पर इसका उपयोग करके पैसे ट्रांसफर करना। ये कैसे किया जाता है? इसके लिए ग्राहक को या तो एक नकली लिंक दिया जाएगा जो बिल्कुल UPI ऐप, स्क्रीन बैंकिंग वेबसाइट जैसा दिखता हो, या पीड़ित को स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए उकसाया जाएगा। अपराधी पीड़ितों को फोन पर भी पर्सनल जानकारी देने के लिए मना सकते हैं। तीसरा है आपकी कार्ड डिटेल लेकर और पीड़ित को OTP साझा करने के लिए मना करना। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उसका टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से वर्क फ्रॉम होम जॉब के ऑफर मिलते हैं। कई बार ऐसे ऑफर मिलने के बाद कुछ छोटी सी जमा राशि डिपॉजिट करने के लिए कहा जाता है। बाद में पता चलता है कि ये जॉब ऑफर फर्जी था और आपने जो पैसा जमा किया वो अब जा चुका है। इसके अलावा इस वर्क फ्रॉम होम मोड में अपराधी आपको कुछ काम भी बताते हैं, जैसे डेली आपको कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करना है या कुछ वीडियो देखना है। इसके बाद पेमेंट रिसीव करने के लिए ये आपको अपने बैंक खाते का डिस्क्रिप्शन बताने को कहते हैं। आप बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड बताते हैं, फिर ये आपको कहते हैं कि एक OTP आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए, प्लीज बताइए। और जैसे ही आपने OTP बताया, आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। हालांकि आजकल फ्रॉड का तरीका भी बदल गया है। अब अपराधों को अंजाम देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, इसने खेल को बदल दिया है। अब अपराधी आसानी से आपकी आवाज, आपके हाव भाव, आपके फोटोज, आपके वीडियोज तक की क्लोनिंग कर सकते हैं और डिजिटल फ्रॉड कर सकते हैं। कुछ अपराधी बायोमेट्रिक्स में हेरफेर कर रहे हैं और आधार कार्ड को धोखाधड़ी का जरिया बना रहे हैं। यूपी के साइबर क्राइम पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे AI जैसी नई तकनीक सामने आ रही है, साइबर अपराधी बिना किसी डर के उनका उपयोग कर रहे हैं और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब यदि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आपको 3 वर्किंग डेज के भीतर बैंक को सूचित करना होगा और तुरंत अपना खाता फ्रीज करवाना होगा। यदि बैंक की लापरवाही के कारण पैसा खो गया है और आपके द्वारा निर्धारित समय में रिपोर्ट की गई है, तो बैंक पूरी राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी हैं। बैंकों के पास जांच करने के लिए 90 दिन होते हैं कि चूक कहां हुई, और ये साबित करने की जिम्मेदारी उन पर है कि लापरवाही उपभोक्ता की तरफ से हुई है, उनकी ओर से नहीं। यदि वे इसे साबित कर सकते हैं तो वे पैसे वापस नहीं करते। इसके अलावा जैसे ही आपके साथ धोखाधड़ी होती है, आपको साइबर क्राइम पोर्टल पर या निकटतम साइबर क्राइम पुलिस सेल में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग करके साइबर अपराध शिकायत दर्ज की जा सकती है। वेबसाइट लिंक है https://cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in। यह पोर्टल पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह पोर्टल साइबर अपराध से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों को दर्ज करता है। ऑनलाइन बाल अश्लीलता या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, स्पष्ट यौन सामग्री जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार सामग्री और अन्य साइबर अपराध जैसे मोबाइल अपराध, ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी अपराध और ऑनलाइन साइबर तस्करी वगैरह वगैरह। यह पोर्टल ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बलात्कार या सामूहिक बलात्कार जैसी स्पष्ट यौन सामग्री की रिपोर्टिंग के बारे में एक गुमनाम शिकायत दर्ज करने का विकल्प देता है। देखिए, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए सरकार ने पूरा एक सिस्टम बना रखा है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड मामले जल्दी सुलझाए नहीं जाते या अपराधी पकड़े नहीं जाते। चलिए अब सिस्टम की एक इम्पोर्टेंट समस्या या खामी की भी बात करते हैं।
देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में जुआ, सट्टा, लॉटरी और ऑनलाइन गेम को राज्य का विषय बताया गया है, यानी ये एंट्रीज राज्य सूची में हैं, इसलिए ऐसे मामलों की जांच राज्य पुलिस करती है। अब होता यह है कि कई साइबर अपराधी इंटरनेशनल और इंटर स्टेट ऑपरेशंस करते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि ऐसे मामलों में राज्य की पुलिस आसानी से कार्यवाही नहीं कर पाती। इसके साथ ही एक दुर्भाग्यपूर्ण फैक्ट ये भी है कि साइबर अपराधियों के पास अत्याधुनिक तकनीकें होती हैं, जबकि राज्य पुलिस के पास ऐसे अपराधों से लड़ने के लिए अच्छे तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं है। अब आप ये भी समझिए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 78 और 80 के अनुसार साइबर अपराध के मामलों की जांच केवल निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही कर सकते हैं। एक डेटा के अनुसार भारत में निरीक्षक स्तर के अधिकारी की स्वीकृत संख्या है 40,595, जबकि इसके मुकाबले केवल 29,225 पुलिस निरीक्षक हैं। इसलिए सभी राज्यों में उप निरीक्षकों से ऐसे मामलों की जांच करवाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा एक समस्या ये भी है कि पुलिस आपकी शिकायतें दर्ज कर सकती है, लेकिन एफआईआर तभी दर्ज की जाती है जब एक जैसे मामले की कई शिकायतें आती हैं। इसलिए कई बार मामले के निपटारे में कई साल लग जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट 2000 भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ा मुख्य कानून है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 का उपयोग साइबर अपराध से जुड़े अपराधियों पर मामला दर्ज करने के लिए भी किया जाता है। डेटा, पासवर्ड, पहचान की चोरी, फिशिंग मेल भेजना या कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने पर आईटी एक्ट के तहत केवल 3 साल की सजा होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 या 468 जैसे प्रावधान तभी लागू होते हैं जब यह क्रमशः धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी का मामला बनता हो। दोनों मामलों में जेल की अवधि 7 साल तक हो सकती है। आईटी अधिनियम के तहत साइबर अपराध के लिए अधिकांश दंडात्मक प्रावधान जमानती है। पिछले साल पटना हाई कोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि साइबर अपराधियों की अवैध संपत्ति पर प्रहार करने की आवश्यकता है और यह भी कहा था कि साइबर अपराधियों की संपत्ति और वित्तीय लेन देन को आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। हालांकि जरूरत अधिक कानूनों की नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति और क्षमता की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइबर धोखाधड़ी से खुद को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आज फोर्थ डायमेंशन में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे बातचीत होगी।